So let's start. So we have left here Oil Field Regulation and Development Amendment Bill 2024. तो that is the bill, इसमें new definitions हैं ऑयल फील्ड से रिलेटेड और एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, और उसको रेगुलेट किया है इन्होंने, वो जो मार्केट है ऑयल एक्सप्लोरेशन की. सो गवर्नमेंट के न्यू नॉर्म्स हैं. ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट बिल 24 एम्स टू मॉडर्नाइज द स्ट्रीमलाइन इंडियाज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोड्यूसिंग रेगुलेशंस. ध्यान रखना बेटा, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोड्यूसिंग रेगुलेशंस हैं. एक्सप्लोर कैसे करेंगे और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रेगुलेशंस होंगे. एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ natural resources. Key features of the bill: expanded definition of the mineral oils, broaden the term to include petroleum, natural gas, coal bed methane and shale gas. ध्यान रखना बेटा, ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं. जैसे पेट्रोलियम है, देन उसके बाद नेचुरल गैस है, तो गैस है ना, उसके बाद कोल बेड मिथेन है, मिथेन गैस की फॉर्म में है, उसके बाद शेल गैस या ऑयल जो भी उससे निकलता है, तो अल्टीमेटली गैस ही है, उस कैटेगरी में रखा है. इसमें एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने कोल, लिग्नाइट, हीलियम फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मिनरल ऑयल. तो मिनरल ऑयल की कैटेगरी में नहीं आते. इसका तो मिनरल ऑयल की कैटेगरी में वही है जो ऑयल आते हैं, मिनरल ऑयल हैं उस कैटेगरी में. ध्यान रखना, ये ईडेबल ऑयल्स की कैटेगरी नहीं है, ईडेबल ऑयल्स इसमें नहीं आते और ना ही इसमें जो इथेनॉल है वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है. देन उसके बाद माइनिंग लीज, रीडिजाइन एंड पेट्रोलियम लीज, ट्रांजिशन फ्रॉम द माइनिंग लीज टू द पेट्रोलियम लीज फॉर बेटर रिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ गैस एक्टिविटीज सच एज एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल. तो अल्टीमेटली गैस से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड माइनिंग लीज से रिलेटेड है. ट्रांजिशन फ्रॉम माइनिंग लीज टू द पेट्रोलियम लीज. तो पहले माइनिंग लीज का टर्म यूज होता था, नाउ इट इज द टर्म इज यूज पेट्रोलियम लीज. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेके उसकी लीज से रिलेटेड है. For better reflect the scope of oil and gas activities such as exploration, prospecting, production and disposal. Existing mineral lease under the 1948 Act remained valid. Increased penalties for violation. Heights fines for the non-compliance from 1,000 to 25 lakhs. तो अगर आप norms fulfill नहीं करते तो 1,000 to 25 lakhs तक फाइन हो सकता है. Imposes additional penalty. तो additional penalty का मतलब, अब ये जो नए नॉर्म्स हैं उसके अंदर अगर किसी को ऑयल एक्सपोर्ट करने के लिए राइट दिए गए हैं तो वो एक्सप्लोर एक लिमिट तक करेगा. अगर वो नॉर्म्स की वायलेशन करता है उस केस में उसको 1,000 to 25 लाख. एक दूसरा, पर डे के हिसाब से अगर वो नॉर्म्स की वायलेशन कर रहा है, इंपोजेस एडिशनल पेनल्टी है 10 लाख पर डे कंटिन्यूड वायलेशन स्पेशली अनऑथराइज्ड एक्सप्लोरेशन और द प्रोडक्शन. 10 लाख पर डे की अलग से पेनल्टी उसको पड़ेगी, एडिशनल पेनल्टी. डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस. अब डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब क्या है? तो पहले कि नॉर्म्स के अंदर अगर किसी ने वायलेशन की है या रूल्स फॉलो नहीं करता, उस केस में उसको जेल डाल दिया जाता था. दैट इज कॉल्ड क्रिमिनलाइजेशन. अभी क्या होगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, फाइन देके छूट जाएगा. तो रिप्लेसेस क्रिमिनल पेनल्टीज विद फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन प्रोसेस. तो क्रिमिनल पेनल्टीज की जगह फाइनेंशियल पेनल्टीज अब आ गया, उसके ऊपर फाइन लग जाएगा. अब कुछ लोग फाइन की फेवर में है, कुछ लोग क्रिमिनल पेनल्टीज की फेवर में होते हैं. अब देखो बेटा, किसी ने कोई रूल वायलेट किया है ना, तो उसको अगर जेल में डाल देंगे तो सरकार को तो पैसे मिलेंगे नहीं उससे, वो जेल काट के वापस आ जाएगा. दूसरी कंडीशन क्या है, उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा दो तो उसको पे तो करनी पड़े, तो अगली बार वो गलती करेगा नहीं. पैसे का नुकसान जो है, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, पैसे का नुकसान एक ऐसी चीज है, लोग अपने बाप की मौत को भूल जाते हैं पर पैसे के नुकसान को नहीं भूलते. तो यहाँ पर इसका कि पैसे का नुकसान होगा तो कोई भी कंपनी जो है उसको वायलेशन करने की जरूरत नहीं करेगी. हालांकि उसको लेके कई सारे अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं किसी के. एडजुडिकेशन एंड अपील्स मैकेनिज्म. एडजुडिकेशन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट एन ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी और अबव टू हैंडल द वायलेशन एंड पेनल्टीज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेगी जो भी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड वायलेशंस करता है. वो जो रेगुलेशन सरकार ने बनाए हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोर, पेट्रोलियम या उसकी कैटेगरी से जुड़े हुए जो भी हैं, मिथेन गैस है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बेड मिथेन है, उसके अलावा पेट्रोलियम है, उसके बाद शेल गैस है, इनकी एक्सप्लोरेशन को सरकार अगर अलाउ कर रही है, किसी कंपनी के पास उसका लाइसेंस है, तो वायलेट नहीं करे. ये नॉर्म्स की कंडीशन है. तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफिसर अपॉइंट किया जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर, जो इन पेनल्टीज को चेक करेगा. अपील डिसीजंस कैन बी चैलेंज इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के अंदर एक बोर्ड बनाया गया है और उसमें ट्रिब्यूनल बोर्ड है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड एक बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड. वहां पर अपील की सकते हैं कि मेरे ऊपर फाइन लगाया है, मेरे ऊपर जो पेनल्टीज लगाई हैं वो इलीगल हैं या वो ठीक नहीं है, उसको बैलेंस किया जाए. नेक्स्ट गवर्नमेंट एम्पावरमेंट. ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल मेकिंग पावर. ऑब्वियसली पेट्रोलियम क्योंकि मिनरल्स की कैटेगरी में आता है तो इसका क्या अथॉरिटी जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है. माइनर मिनरल जो होते हैं
वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, जैसे सैंड माइनिंग है, मिट्टी की माइनिंग है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, बट अदरवाइज यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी रखती है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, methods of oil production, royalty fees and tax collection mechanism, focus on conservation and development, mandate sustainable practices and efficient utilization of resources. Investment boost aims to attract private and foreign investment to introducing transparent and investor friendly policies. अब सरकार अगर ऐसी पॉलिसीज बनाएगी तो सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, जैसे इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं, बेल है, गेल है, ना उसके अलावा हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है, खैर एनर्जी, अदानी भी एनर्जी के सेक्टर में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर एंटर करने लगे हैं। तो इसके अलावा बाहर की कई सारी कंट्रीज होंगी जो जिनको अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली मिलेगा तो बाहर की कंपनीज भी आके इंडिया में ऑयल एक्सप्लोर कर सकती हैं, गैस एक्सप्लोर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि राजस्थान से लेके कर्नाटका तक का वो जो एरिया है, उस एरिया में गैस की अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक। खासतौर के ऊपर राजस्थान के एरिया में तो गैस के चांसेस हैं। कच्छ में हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज हैं, कच्छ में पेट्रोलियम और गैस दोनों हो सकते हैं, बट अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं है, उसके पीछे पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट है। बट ये है कि अदर एरियाज में भी तो एक्सपर्टीज़ की, उनकी एक्सपर्टीज़ का हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो कंपनीज आएंगी तो हो सकता है इंडिया को एडवांटेज मिले, बट अगर चेंजेस आएंगे बिल के अंदर, पॉजिटिव चेंजेस होंगे तो ऑब्वियसली है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द बिल मॉडर्नाइजेशन करता है, रिप्लेसेस आउटडेटेड प्रोविजंस ऑफ ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 से चले आ रहे थे, उनको चेंज कर दिया इसने। इकोनॉमिक ग्रोथ एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट कम हो जाएगा इससे, अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है तो। एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर दैट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कंडक्टेड सस्टेनेबल। उसके बाद लीगल क्लैरिटी क्या है? सिंप्लीफाई द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिड्यूसिंग लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स। चैलेंजेस एड्रेसेस बाय द बिल, inefficiencies in lease allocation, provides clear guidelines on the scope, duration, terms of lease, low penalties for non-compliance, introduces stricter fines to debtor violations. Ambiguities in resource classification, clarifies what constitutes mineral oils, promoting regulatory consistency. Outdated framework incorporates modern technologies and practices into the regulatory system. Way forward, capacity building. Training for adjudicating officers and other stakeholders. Stakeholder collaboration, engage industry players, state and communities to smooth implementation. Monitoring and evaluation, establish a robust system to track compliance and assure policy impacts. तो हर कंट्री के अंदर सिस्टम रोबस्ट होने चाहिए, उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है परफेक्ट होना चाहिए। इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट तभी आएगी, कंपनीज तभी इंस्पायर होंगी काम करने के लिए अगर उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा, तो लॉज फेवर में होंगे तो ठीक। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपना बेनिफिट देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स बना सकती है, बट ईज टू वर्क होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इस बिल में यही स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट, कोशिश कर रही है कि हम लोग ऐसा करें। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। The Oil Field Regulation Development Amendment Bill 24 marks a pivotal shift in India's energy sector, fostering a balance between exploration, economic growth and environmental conservation. देखो बेटा, इंडिया की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में जाके एक्सप्लोर करती हैं, जैसे इंडिया की कंपनीज हैं, ONGC विदेश है और बाकी की और कई सारी कंपनीज हैं जो अफ्रीका में और रशिया में भी ऑयल एक्सप्लोर कर रही हैं। बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके ऑयल एक्सप्लोर कर रही है। तो उस करके क्योंकि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स जो थे वो बहुत आउटडेटेड थे और नए टाइम में है ना, नए इरा में नए लॉज चाहिए थे, तो गवर्नमेंट उसको कुछ कुछ इंट्रोड्यूस कर रही है। हालांकि अभी भी बाहर की कंपनीज की कई सारी शिकायतें हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी कंट्रोल अपने हाथ में रखती है, बट ठीक है कुछ हद तक चेंजेस की स्टार्टिंग तो हुई, बाकी इसमें जो जो रिक्वायरमेंट होगी तो चेंज करते जाएंगे।